बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को जलवायु पाठ का पार्ट प्रथम पढ़ाया था और उसमें मैंने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ाए थे। और आज मैं आपको बताऊंगा उसका पार्ट सेकंड, वायुदाब एवं पवन क्या है। तो देखिए, वायुदाब एवं पवन क्या है। तो इसमें देखिए, भारत में जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों कि वायुदाब एवं पवन, तो पवन जो होती है उसमें वायुदाब या पवन जिसे कहते हैं वो कैसे होता है। भारतीय जलवायु में पवन जो होती है या वायुदाब जो होता है वो किन कारणों से फैलता है। तो भारत में जलवायु से संबंधित जो मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं। तो कौन कौन सी वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं, तो इसके लिए देखते हैं वायुदाब व धरातलीय पवनें। यानी जो वायुदाब होता है वह जो धरातल पर हमारी पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उनके द्वारा मौसमी अवस्थाएं हमारी जो हैं वो संचालित होती हैं। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण, यानी जो ऊपर की हमारी जो ऊपरी वायु होती है कह सकते हैं, तो ऊपरी वायु के परिसंचरण द्वारा भी हमारी वायुमंडलीय अवस्थाएं संचालित होती हैं। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के द्वारा। तो मौसमी अवस्थाएं किन किन वायुमंडलीय अवस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं? वायुदाब व धरातलीय पवनों द्वारा, ऊपरी वायु परिसंचरण द्वारा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के द्वारा। समझ गए? तो वायुदाब एवं पवनें क्या हैं? जो भारत की जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं होती हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? वायुदाब एवं पवनों के ऊपर। और इन पवनों का संचालन किनके द्वारा होता है? तो वायुदाब व धरातलीय पवनों के द्वारा, ऊपरी वायु परिसंचरण के द्वारा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के द्वारा। तो इसमें देखिए, हमारा देश उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यानी जो हमारा देश भारत है वह उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से होती है। यानी जो व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाली पट्टियों से होती है। ये पवनें दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियालिस बल के कारण दाईं ओर विक्षेपित होकर विश्वतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। व्यापारिक पवनों में नमी की मात्रा कम होती है क्योंकि ये स्थलीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती व बहती हैं। इस कारण इन पवनों के द्वारा वर्षा कम अथवा नहीं भी होती है। तो देखिए, इसमें क्या है, हमारा देश बच्चों जो है वह उत्तर और पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है, जहाँ का धरातल कैसा है? समतल है। ठीक है। तो व्यापारिक जो पवनें होती हैं उनकी उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय, यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर ना तो अधिक बारिश होती है और ना ही अधिक ठंडी पड़ती है, यानी कह सकते हैं मौसम शुष्क बना रहता है अधिकतर। तो पवनों की उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से होती है और ये पहले दक्षिण की ओर बहती हुई, यानी ये जो हवाएं होती हैं जो वहाँ की समतल भूमि से उठती हैं, तो ये दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियालिस बल के कारण दाईं ओर विक्षोपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहने लगती हैं। फिर व्यापारिक पवनों में नमी की मात्रा कम होती है, यानी ये जो व्यापारिक हवाएं चलती हैं ये शुष्क क्षेत्रों से होकर चलती हैं, जिससे इनमें नमी की मात्रा कम होती है क्योंकि ये स्थलीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं व बहती हैं। यानी जो हवाएं हैं, मैंने भी बताया आपको, स्थलीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं यानी बनती हैं और वहीं पर बहती है। इस कारण कह सकते हैं कि इस कारण इन वनों के द्वारा वर्षा कम अथवा नहीं होती है। तो इसी के इन पवनों के कारण ही इन क्षेत्रों में या इन वनों के द्वारा वर्षा बहुत कम होती है या कभी कभी नहीं भी होती है। समझ गए? तो अभी देखिए, इसमें एक शब्द आता है कोरियालिस बल क्या है। तो कोरियालिस बल के बारे में हम देख लेते हैं। कोरियालिस बल किसे कहते हैं?
तो यह पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल होता है। यानी यह पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल होता है। यानी जब पृथ्वी हमारी घूर्णन गति करती है तो इसके कारण जो आभासी बल लगता है उसे ही हम कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फैरल का नियम भी कहते हैं। यानी चाहे कोरियालिस बल कहा जाए बच्चों या फैरल का नियम कहा जाए तो यह क्या है, तो यह पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को ही हम फैरल का नियम या कोरियालिस बल कहते हैं। या पृथ्वी के जो घूमने के कारण या घूर्णन गति के कारण जो उत्पन्न आभासी बल होता है उसे हम कोरियालिस बल या फैरल का नियम कहते हैं। तो यह बल, इस बल के कारण धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं, यानी इस बल के कारण जो धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं होती हैं वो पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फैरल का नियम भी कहते हैं। समझ गए बच्चों। अब देखिए आगे, जेट धारा किसे कहते हैं, यानी जो धाराएं चलती हैं ये जेट धाराएं क्या हैं। तो ये जो जेट धाराएं हैं ये ऊपरी वायुमंडल अर्थात क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक पर तेज गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं होती हैं। यानी जेट धाराएं क्या होती हैं, जो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर लगभग 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर तेज गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं होती हैं। इनके प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह निश्चित होती है, यानी और इनके बहने की जो दिशा होती है वो जल धाराएं, जिस प्रकार जल की धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है उसी प्रकार ये इन पवनों की जो धाराएं होती हैं वो भी जल धाराओं की तरह निश्चित होती हैं। ये सदैव एक ही गति में एक ही दिशा में गति करती हैं, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। इसलिए इन धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इनकी गति ग्रीष्म काल में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा यानी ये जो जेट स्ट्रीम धाराएं होती हैं इनकी गति गर्मी की ऋतु में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी की ऋतु में यानी शीतकाल में 184 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं की पहचान की है। यानी जो मौसम वैज्ञानिक हमारे हुए हैं उन्होंने अलग अलग जेट धाराओं की पहचान की है, लेकिन उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों पूछा जाए कि जेट धाराएं क्या हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में दोबारा सुन लीजिए कि ये जो जेट धाराएं होती हैं वायुमंडल के ऊपरी अर्थात क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर बहने वाली लगभग 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर बहने वाली तेज गति से प्रवाहित होने वाली पवनें होती हैं। इनके प्रवाह की दिशा जलधाराओं की तरह निश्चित होती है। यानी जो ये जेट धाराएं होती हैं इनके प्रवाह की यानी बहने की गति जो होती है वह जल की भांति या जलधाराओं की तरह निश्चित होती है कि एक ही दिशा में गति करेंगी, इसलिए इन्हें जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। तो इनकी गति ग्रीष्म काल में कितनी होती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शीतकाल में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और वैज्ञानिकों ने मध्य स्थिर अक्षांशीय यानी जो वैज्ञानिकों ने बहुत सी जेट धाराओं की पहचान की है। ठीक है, या लेकिन उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी आने वाली परीक्षाओं में। तो इसके आगे अब हम आपको बता दें पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है, तो भूमध्य सागर में उठे तूफानी हवाओं को पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहा जाता है। शीत ऋतु में उत्पन्न होने वाला यह पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है या भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। तो कह सकते हैं बच्चों पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किसे कहते हैं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर में उठी तूफानी हवाओं को पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहा जाता है। यानी जो भूमध्य सागर में तूफानी हवाएं उठती हैं उन्हें ही हम पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहते हैं। यह शीत ऋतु में उत्पन्न होने के कारण यह विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। समझ गए बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए बच्चों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर करते रहें तथा हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें, जिसके कारण आपको चैप्टर से जुड़ी हुई हर अनिवार्य बात या हर अनिवार्य पॉइंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।